अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या हाल है बेटा आपके? अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। सो ओके, एम आई ऑडिबल टू यू गाइस? आपको आवाज क्लियर आ रही है मेरी? यस यस मिस। मिस। अच्छा जी, ठीक है। अभी हमारे पास स्टूडेंट्स आए नहीं हैं, ऑल्दो आई हैव आई थ्रू मैसेज ऑन ग्रुप, लेकिन अभी तक स्टूडेंट्स नहीं आए। इट्स ओके, हम क्लास स्टार्ट करते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। So how many participants we have right now? We have only these participants: Aramesh, Muntaha, Sayyid Jafri, Alina, Aisha, Sabir। ओके जी। इससे पहले किस सब्जेक्ट की क्लास हुई थी? आप लोगों की कोई क्लास चल रही थी इससे पहले? इससे पहले किस सब्जेक्ट की क्लास हो रही थी बेटा? मिस फिजिक्स की हो रही थी। फिजिक्स की 12 to 1 फिजिक्स लैब थी। ओके सही, फिजिक्स लैब 12 to 1, ठीक है जी। सेम स्ट्रेंथ है आपके पास फिजिक्स लैब की क्लास में भी? जो आपकी लैब की क्लासेस होती हैं, बायो लैब हुई है, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, तो सेम स्ट्रेंथ होती है? आरामिश आप बताइएगा बेटा, क्या सेम स्ट्रेंथ होती है क्लास की? यस मिस। ओके, मिस लैब की भी हो रही है, मुझे पता नहीं था मतलब। लैब किस लैब की क्लास हो रही है इस टाइम पे? सैयद जाफरी, मिस में किस लैब की हमें क्लास? हमारी तो कोई नहीं है फिजिक्स। ओके, एक्चुअली दो सेक्शंस मर्ज हुए हैं शायद। ओके सही है बेटा, फिजिक्स ठीक लैब है। की क्लास है 2 से 3। फिजिक्स लैब की क्लास 2 to 3 है ना? दिस इज 1 to 2, तो 2 to 3 तो ठीक है, इट्स ओके। लेकिन ये टाइम तो हमारा अवेलेबल है ना, ये टाइम तो हमारा फ्री है। आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर जल्दी से। द स्लाइड फर्स्ट। अच्छा जी, कल की क्लास में मैं आज इसे जूम नहीं करूंगी बिकॉज आई हैव टू टाइप समथिंग ओवर हेयर, ठीक है। कल की जो क्लास हुई थी हमारी, वो लेक्चर समझ आया था, यस और नो? यहाँ से स्टार्ट हुई थी कल की हमारी क्लास। जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं। प्लांट एंड एनिमल सेल के डिफरेंसेस हमने किए थे कल। फर्स्ट डिफरेंस जो किया था दैट वाज सेंट्रियोल, ठीक है। सेंट्रियोल हमने देखा कि कहाँ प्रेजेंट होता है, किस तरह की अपीयरेंस होती है, और सेंट्रियोल का मेन फंक्शन हमने किया था। वी डिडंट गो इन फर्दर डिटेल रिगार्डिंग सेंट्रियोल, क्योंकि हमें अभी आगे चल के जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल है इसके अंदर हमें डिटेल में करना है सेंट्रियोल। सिर्फ डिफरेंसेस की हम बात कर रहे थे, तो हमने इसकी पोजीशन, इसकी अपीयरेंस, इसका मेन फंक्शन किया था, सही। इसके बाद है फिर सेकंड जो हमने डिफरेंस किया था दैट वाज सेल वॉल। और सेल वॉल किस तरह की होती है, किन किन स्ट्रक्चर से मिलके बनती है, ओ लेवल्स की डिटेल में और ए लेवल्स की डिटेल में क्या फर्क है सेल वॉल के अंदर, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। और यहाँ पे फिर हमने पैक्टिन से रिलेटेड भी थोड़ी सी डिटेल कर ली थी कि पैक्टिन क्या होते हैं, क्योंकि ये जो सब्सटेंस है हम मल्टीपल टाइम पढ़ेंगे। पैक्टिन को हम यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, हम दूसरे चैप्टर के अंदर भी पढ़ेंगे, तो ये वर्ड बार बार यूज होगा, इसी वजह से मैंने इसकी थोड़ी सी डिटेल आपको एक्सप्लेन की थी। और दैट वाज द स्लाइड ऑफ पैक्टिन। पैक्टिन स्लाइड के थ्रू भी हमने, डायग्राम के थ्रू भी हमने डिस्कस किया कि पैक्टिन कैसे होते हैं, सेल वॉल इंटरनली क्या होती है, और उसके अंदर कौन कौन से सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं। The third difference we have done in the last class was plasmodesmata। और प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में भी मैंने डिटेल में बता दिया था कि साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन होती है फ्रॉम वन प्लांट सेल टू अनदर। तो सेल वॉल बेशक अलग अलग हों, प्लांट सेल अलग अलग बने हुए हों, लेकिन अंदर से साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस होती हैं। तो इस वजह से जो है वो हमने इसकी कम्युनिकेशन, इसकी कनेक्शन भी डिस्कस की थी कि प्लाज्मोडेस्माटा का एक प्लांट सेल से दूसरे प्लांट सेल में क्या कनेक्शन होता है। ये हमने थर्ड डिफरेंस किया। उसके बाद फिर फोर्थ डिफरेंस जो हमने किया था दैट वाज लार्ज सेंट्रल वैक्यूल।
और दो तरह के वैक्यूल होते हैं, एक एनिमल फैगोसिटिक वैक्यूल होता है, एक प्लांट परमानेंट प्लांट वैक्यूल होता है। दोनों का डिफरेंस क्या है, स्ट्रक्चरली भी और फंक्शनली भी, दोनों चीजें हमने कल की क्लास में की थी। और सिर्फ हमने थ्योरेटिकल डिटेल नहीं किए थे इसके, बल्कि हमने इसकी डायग्राम भी देखी थी कि वैक्यूल जो होता है वो किस तरह का होता है, प्लांट सेल में कौन सी मेम्ब्रेन से कवर होता है, व्हाट डिफरेंट substances that is stored inside the central vacuole, और उन substances की प्लांट को कब कब कहाँ कहाँ जरूरत होती है, उन सारी चीजों को हमने कल डिटेल में डिस्कस किया था। ये सारी चीजें क्लियर हैं स्टूडेंट्स आपको? तो हम आगे चलते हैं। ये तमाम चीजें क्लियर हैं आपको? Yes, miss. यस Okay. मिस। इसके बाद फिर वी स्टार्टेड द टॉपिक ऑफ क्लोरोप्लास्ट, और ये हमने नहीं किया था। क्लोरोप्लास्ट से आज हम स्टार्ट करेंगे। बाय द वे, हाँ, आज हम एक्चुअली कुछ ना स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस भी करेंगे। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चंस शो करूंगी और उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उसके आंसर्स को हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या होते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है वो लास्ट डिफरेंस है इन बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। पहला सेंट्रियोल, सेकंड हमने किया था दैट वाज सेल वॉल, फिर हमने किया प्लाज्मोडेस्माटा, फिर हमने किया लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, और अब जो है लास्ट जो डिफरेंस है इन बिटवीन द एनिमल सेल एंड प्लांट सेल इज क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या है? ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट। पहला पॉइंट, जो प्लांट है इसके जाहिर है हमें पता है बेटा कि डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ना, वो पार्ट्स भी होते हैं प्लांट के अंदर विच लाई अंडर द सॉइल, और वो पार्ट्स भी होते हैं विच लाई अबव द लेवल ऑफ सॉइल। जो पार्ट अंडर द सॉइल प्रेजेंट है दैट इज रूट, और रूट से अराइज होते हैं हेयरी एक्सटेंशंस जिसको रूट हेयर्स कहा जाता है। ये एक अलग डिटेल है कि रूट हेयर का क्या काम होता है और इतनी लॉन्ग हेयरी एक्सटेंशंस क्यों होती है। द पार्ट विच लाई अबव द लेवल ऑफ ग्राउंड इज स्टेम along with the branches and leaves। ठीक है, तो हमें एक तो पता ये होना चाहिए कि ये जो लास्ट डिफरेंस हम कर रहे हैं क्लोरोप्लास्ट का, दैट इज यूकैरियोटिक प्लांट सेल। यूकैरियोटिक प्लांट सेल है ये। ठीक है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? अब तो याद हो जाना चाहिए आपको, वो ऑर्गेनिज्म जो कि न्यूक्लिएटेड होते हैं, और जो इसके अंदर डिफरेंट एग्जांपल्स आ जाती हैं हमारे पास, एनिमल की, ह्यूमन बीइंग की और प्लांट की। यूकैरियोटिक प्लांट सेल का जो आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है वो प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट है। लेकिन मजे की बात तो ये है कि प्लांट के तमाम पार्ट्स ग्रीन नहीं होते। ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर नॉट ग्रीन। ठीक है, प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, लेकिन कुछ पार्ट ऐसे होते हैं प्लांट के जो कि ग्रीन नहीं होते, लाइक रूट हेयर्स, लाइक रूट्स विच लाई अंडर द सॉइल। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, हरगिज हरगिज भी नहीं होता क्लोरोप्लास्ट रूट्स के अंदर, क्योंकि ये सॉइल के अंदर मौजूद होते हैं और इनका काम फोटोसिंथेसिस करना नहीं होता। दे डू नॉट डिपेंड अपॉन द लाइट सोर्स फॉर देयर सर्वाइवल। रूट्स लाइट सोर्स पे डिपेंड नहीं करते फॉर देयर सर्वाइवल, तो क्लोरोप्लास्ट रूट्स में मौजूद नहीं है। Another parts of plant which shows entirely green color actually are the mesophyll cells or the leaves, mesophyll cells of leaves। इनके अंदर ग्रीन कलर पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है। ग्रीन कलर जो होता है ना वो ड्यू टू क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। लीव्स का जो ग्रीन कलर होता है वो ड्यू टू क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, बल्कि लीव्स का ग्रीन कलर होता है ड्यू टू द पिगमेंट ऑफ क्लोरोफिल विच इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट, विच इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। एक तो ये टर्निंग पॉइंट हो गया क्लोरोप्लास्ट का कि ये तमाम पार्ट्स ऑफ प्लांट में नहीं होता, और जहां पे होता है तो वहां पे ग्रीन कलर एग्जिबिट करता है बिकॉज ऑफ इट्स क्लोरोफिल पिगमेंट। दूसरी चीज आपको पता होगी, जो यहाँ पे चूंकि स्लाइड है तो इतनी डिटेल हम यहाँ मेंशन नहीं कर सकते, गौर से सुनिएगा मेरी बात को, कि whenever we talk about photosynthesis, तो फोटोसिंथेसिस में which raw material or which inorganic molecule is going to use to carry out the process of photosynthesis। फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से रॉ मटेरियल या कौन सा इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कि यूज होता है? ये मेरा सवाल है बेटा आपसे, प्लीज जवाब दीजिएगा। जी, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई।
अलीना अगर आप प्रेजेंट है हमारे साथ, आरामेश, फिजा अगर आप प्रेजेंट है हमारे साथ। मिस आप क्वेश्चन रिपीट कर दें। मेरा सवाल ये है कि फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए हमें पता है कि लीव्स आर द मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री ऑफ प्लांट। लीव्स जो है वो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री कहलाता है प्लांट का, क्योंकि यहाँ फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन से रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं या कौन सा मिस इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल चाहिए होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, शाबाश, एक्सीलेंट। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, carbon dioxide and water, these are the inorganic molecule, these are the raw material which are going to unite together, जो कि एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ ज्वाइन होंगे, एक दूसरे से मिलेंगे ताकि एक केमिकल एक्टिविटी हो सके जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। लेकिन 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 इस रॉ मटेरियल को किसकी जरूरत होती है टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस? लाइट इज एनर्जी। लाइट मिस सोर्स सनलाइट। की जरूरत, बिल्कुल शाबाश, लाइट सोर्स की जरूरत होती है। कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को अपनी केमिकल एक्टिविटी शो करने के लिए, अपना केमिकल कॉम्बिनेशन शो करने के लिए लाइट सोर्स की जरूरत होती है। ठीक है, लाइट सोर्स है, सनलाइट से मिली हमें। और इसको किसने ट्रैप किया प्लांट के अंदर? क्लोरोफिल ने। इसको किसने ट्रैप किया प्लांट में? क्लोरोफिल पिगमेंट ने ट्रैप किया। आप क्लोरोप्लास्ट नहीं कहेंगे, आप क्लोरोप्लास्ट नहीं कहेंगे। ठीक है, मैं डिफरेंस में इसीलिए बार बार ये चीज एलैबोरेट कर रही हूँ कि क्लोरोप्लास्ट इज एन ऑर्गेनल, लेकिन क्लोरोप्लास्ट की सारी एक्टिविटी, सारी ताकत, सारा काम क्लोरोप्लास्ट का कौन करता है? क्लोरोफिल पिगमेंट। तो जब फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट के अंदर, लीव्स के अंदर, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दोनों रॉ मटेरियल हैं जो डिपेंड करते हैं अपॉन लाइट सोर्स विच इज ट्रैप बाय द क्लोरोफिल पिगमेंट। और क्लोरोफिल पिगमेंट जब इस लाइट सोर्स को अब्सॉर्ब करता है तो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है जिसके थ्रू ये कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी के अंदर, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है क्लोरोफिल केमिकल एनर्जी में। और ये केमिकल एनर्जी हेल्पफुल होती है to change the type of carbon dioxide and water। ये केमिकल नेचर को कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की चेंज कर देती है। और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन होते हैं तो ये क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, शुगर बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, शुगर बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन इंटायरली चेंज होता है विद द ग्लूकोज मॉलिक्यूल कार्बन के साथ, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन मौजूद है दैट इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जबकि जो ग्लूकोज या शुगर में कार्बन मौजूद है, ग्लूकोज का फॉर्मूला सबको पता होगा, C6H12O6। ठीक है, तो इस ग्लूकोज के अंदर जो कार्बन मौजूद है दैट इज ऑर्गेनिक कार्बन। ठीक है, ये बनी है, ये दो केमिकल मॉलिक्यूल के मिलने से बनी है ये कार्बन। So that is present in the carbohydrate, that is present in the sugar. So chloroplast again एक differentiation create करता है between eukaryotic plant cell and eukaryotic animal cell, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में एक हाईली एक्टिव पिगमेंट होता है which is called as chlorophyll, जो कि डिपेंड करता है अपॉन लाइट सोर्स। जैसे ही प्लांट के ग्रीन पार्ट्स में एंटर होगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर अपनी अपनी मूवमेंट के थ्रू, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होता है डिफ्यूजन के थ्रू, वाटर ट्रेवल करता है थ्रू ऑस्मोसिस, और जब ये दोनों कंबाइन होते हैं क्लोरोफिल के एब्जॉर्प्शन में लाइट को ट्रैप करने के बाद, तो दे आर हेल्पफुल टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट शुगर, जिसको कार्बन फिक्सेशन भी कहा जाता है, जिसको कार्बन फिक्सेशन भी कहा जाता है। इनऑर्गेनिक कार्बन जो कि कार्बन डाइऑक्साइड में मौजूद है वो ऑर्गेनिक कार्बन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है जो कि कार्बोहाइड्रेट में मौजूद है। सो दिस इज अगेन द डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, बिकॉज यहाँ आपने एलेबोरेट करना है, सिर्फ ये नहीं लिखना कि ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट कंटेन क्लोरोप्लास्ट, आपने ये भी लिखना है एनिमल सेल डू नॉट कंटेन क्लोरोप्लास्ट। सो दिस इज द लास्ट डिफरेंस in between animal cell and plant cell.
क्लोरोप्लास्ट कैसे होते हैं, ये भी एक अगेन एक फर्दर मोर डिटेल है स्टूडेंट्स जो कि आपको आगे चल के पढ़नी होगी कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। आपको पता है डबल मेम्ब्रेन का मतलब आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन दोनों मेम्ब्रेन्स मौजूद होती हैं इसके अंदर, और ये भी एक अगेन स्पेशलाइज ऑर्गेनल है जो कि प्लांट की एक्टिविटी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। इसकी फर्दर डिटेल हम आगे चल के पढ़ेंगे। दीज आर द डिफरेंसेस सेंट्रियोल, प्लाज्माडेस्माटा, सेल वॉल, सेंट्रल वैक्यूल एंड क्लोरोप्लास्ट, ये डिफरेंसेस हैं यूकैरियोटिक प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के। ओके जनाब, यहाँ पे आके हमारा टॉपिक इस तरह से एंड हुआ कि हमने सेल की इंट्रोडक्शन पढ़ ली, हमने टाइप्स ऑफ सेल देख लिया, एनिमल सेल, प्लांट सेल, हमने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म देख लिया, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोट्स में हमने बैक्टीरियल सेल को डिटेल में डिस्कस कर लिया, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बैक्टीरिया, और फिर हम आए डायरेक्ट अपने टॉपिक पे, डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। ये टॉपिक हमारा यहाँ एंड हो गया है। अब जो हमारा टॉपिक बनता है अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक, मैं टेक्स्ट बुक जरा दिखा दूं आपको अगेन, ताकि आपको पता चलता रहे कि आपका जो लेक्चर है ना वो टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग है, आपकी टेक्स्ट बुक के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग है आपका लेक्चर। वेट कीजिएगा 1 मिनट बेटा। ओके जी, ये देखिए 1 मिनट, कंटेंट पे हम डायरेक्ट जाते हैं। cells, difference between animal and plant cell, and again the cell biology which is related to the prokaryotic organism। यहां तक हमने कर लिया है। अब जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा जो कि एक डिटेल टॉपिक है, एनिमल एंड प्लांट सेल्स हैव फीचर्स इन कॉमन। एनिमल और प्लांट सेल के वो तमाम ऑर्गेनल जो कि कॉमनली प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम वगैरह। लाइसोसोम तो एनिमल सेल में होता है बेसिकली। तो ये वो टॉपिक है जो कि हम अब डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन उसको करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात, कुछ स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन हम करना चाहेंगे। एक सेकंड, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस है हमारे पास। सबसे पहले ये बताइए स्लाइड में क्वेश्चन नजर आ रहा है या मैं इसको मजीद जूम करूं? नजर आ रहा है बेटा आपको? यस, आ रहे हैं नजर। ओके, these structured questions are related to the topic which we have done, like prokaryotic organisms में क्या specific features होते हैं, properties होती हैं, role of plasmodesmata and so on, ठीक है। तो हम पहले देख लेते हैं। ये structured questions मैंने आपके पास्ट पेपर से लिए हैं, और पास्ट पेपर में डिफरेंट क्वेश्चन थे, क्योंकि अभी हम बहुत ही इनिशियल लेवल पे हैं, हम बहुत ही इनिशियल लेवल पे हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हमने किया, डिफरेंसेस किए हैं, तो जाहिर है कि हमें सिलेक्ट करना पड़ा उस पार्ट को जो कि हमारे टॉपिक को मीट कर सके। जैसे प्रोकैरियोट से रिलेटेड अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखिएगा बेटा, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। द ऑर्गेनिज्म दैट कॉज ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी, tuberculosis means TB, it is a disease, ठीक है। The organism that cause tuberculosis is a prokaryote। टीबी जनरेट करने वाला ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, और हमें पता है कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हमने कौन सा पढ़ा है, कौन सा पढ़ा है हमने? प्रोकैरियोटिक और बैक्टीरिया। तो हमें यहाँ पे क्लियर हो गया, बिल्कुल बिल्कुल हमें क्लियर हो गया कि जी एक प्रोकैरियोटिक बेस डिजीज होती है ट्यूबरकुलोसिस। स्टेट 3 फीचर्स ऑफ प्रोकैरियोट्स, स्टेट 3 फीचर्स ऑफ प्रोकैरियोट, कोई भी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई भी 3 स्ट्रक्चरल फीचर अलोंग विद इट्स फंक्शन बता दीजिए, जो कि आपको लगता है कि दीज आर द फीचर्स ऑफ, साइलेंट फीचर्स ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म 3 मार्क्स का है बाय द वे, ठीक है। इसका जो मार्क्स हैं ये 3 हैं, इसका मतलब 3 नंबर का ये क्वेश्चन है आपका। सो यू मस्ट हैव टू गिव appropriate detail regarding prokaryotic organism। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड एक प्रॉपर डिटेल आपको मेंशन करनी होगी। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आती हूँ और हम यहाँ आंसर अपना लिखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा,
किससे रिलेटेड? प्रोकैरियोट से रिलेटेड। फीचर्स ऑफ प्रोकैरियोट। फीचर्स ऑफ प्रोकैरियोट्स। ठीक है जी, ओके बताइएगा, आंसर है किसी के पास? क्या क्या फीचर्स हो सकते? बहुत सारे होते हैं, ठीक है, मैं सारे लिखूंगी यहाँ पे 4 to 5, आप सबसे पूछ के यहाँ पे 4 to 5 जो आंसर्स है हमारे वो सब लिखूंगी, लेकिन उसमें से आपने कोई भी 3 सेलेक्ट करने हैं अपना आंसर लिखने के लिए। कोई भी 3 सेलेक्ट करने होंगे आपको अपना आंसर वहां पे स्टेट करने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट आइडेंटिफिकेशन पॉइंट क्या होता है प्रोकैरियोट का? It doesn't have an embryo. सॉरी, इट डजंट हैव। Miss, lacks a nucleus. शाबाश, Miss, they don't have nuclear membrane. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो हम जो है वो लिखना स्टार्ट करते हैं पहला आंसर, ठीक है। मल्टीपल इसके वो है आंसर्स हैं, उसमें से आप कोई भी 3 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे अपने आंसर को कंप्लीट करने के लिए जो हमारे स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन में मौजूद है। पहला पॉइंट क्या हो सकता है जनाब? DNA नॉट सराउंडेड Miss, it is by, exposed on the cytoplasm. बिल्कुल, DNA नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर एनवेलप। सिर्फ न्यूक्लियर एनवेलप लिखना काफी है या मैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लिखूं? काफी है। ठीक है, अगर आप नहीं चाहते इट्स ओके, क्योंकि एक ही चीज है न्यूक्लियर एनवेलप हो या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो। डीएनए नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। सेकंड पे आ जाइए, एक्सेप्टेबल आंसर्स क्या क्या हो सकते हैं? इट डज नॉट कंटेन ट्रू न्यूक्लियस और क्लियर कट न्यूक्लियस। इट डज नॉट कंटेन ट्रू न्यूक्लियस और क्लियर कट न्यूक्लियस, वॉट एवर यू से दैट, दिस इज अगेन एक्सेप्टेबल आंसर। ए का मतलब ये सारे अब जो नीचे मैं लिखती जाऊंगी एक्सेप्टेबल आंसर होंगे, ठीक है। ओके, थर्ड पॉइंट क्या होगा? कोई बताना पसंद करेगा? It does not It does- contain double-bounded organelles. शाबाश बेटा, शाबाश। नो, जैसे जैसे बताते जा रहे हो मैं वैसे वैसे लिखती जाऊंगी। नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। न्यू स्टूडेंट्स हो सकता है उन्हें नहीं समझ आ रहा हो कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, बता दो उन्हें। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हम पढ़ चुके हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर है जो हम देख रहे हैं। आप परेशान नहीं होइएगा, सैटरडे को आपकी एक्स्ट्रा क्लास होगी, उसमें मैं रिमेनिंग टॉपिक सारे जो पिछले टॉपिक्स हैं वो सारे आपको रिव्यू करवा दूंगी, ठीक है। नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आगे लिखना चाहिए हमें प्रेजेंट। ओके, हमें यहाँ पे मेंशन करना होगा जैसे कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कौन से होते हैं? नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, जैसे नो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसके अलावा नो क्लोरोप्लास्ट, और आपने क्या कहा? नो ER, बिल्कुल सही कहा आपने, नो क्लोरोप्लास्ट, नो ER, ठीक है। सो पहला आपने आंसर क्या लिखा? डीएनए नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेकंड पॉइंट आपके पास अवेलेबल है, इट डज नॉट कंटेन ट्रू न्यूक्लियस, एक्सेप्टेबल होगा ये भी। नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट, नो लाइक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कौन से होते हैं? जिनकी मेम्ब्रेन होती है और डबल मेम्ब्रेन होती है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है, जो कि प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोट में। ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होते, ना सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं ना डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं, जैसे कि नो माइटोकॉन्ड्रिया, नो क्लोरोप्लास्ट एंड नो ER, ब्रैकेट क्लोज। अगेन अगर इसको मैं कहूं, दिस इज एक्सेप्टेबल आंसर, ठीक है। अब आइए, थर्ड पॉइंट क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सर्कुलर लूप ऑफ डीएनए। ये नहीं बताया तुम लोगों ने, मैं वेट कर रही थी। सर्कुलर लूप ऑफ डीएनए, ठीक है जी। इट इज सस्पेंडेड, पड़ा हुआ होता है ये, ऑन साइटोप्लाज्म। सर्कुलर लूप ऑफ डीएनए
सस्पेंडेड ऑन साइटोप्लाज्म, इसके अलावा भी कोई है एक्सेप्टेबल और कोई है आंसर आपके पास जो आप बताना पसंद reproduces करें? faster. सॉरी, It reproduces faster. इट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मिड, ये कह रहे हो रेयान? नहीं, मैं कह रहा हूँ it reproduces faster. हाँ, it reproduces fastest, या you can say that के it reproduce asexually by the help of binary fission. ठीक है जी, ये भी है, बिल्कुल आंसर हो सकता है आपका, साइलेंट फीचर है। लेकिन पहले स्ट्रक्चरल अपीयरेंस की अगर हम बात कर लें ना कि इसमें क्या क्या चीजें स्ट्रक्चर वाइज नजर आ रही हैं या नहीं नजर आ रही, तो एक और पॉइंट भी होगा कि सेल वॉल डिफरेंशिएशन भी बन गया प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, जल्दी से बता दो, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ व्हिच केमिकल सब्सटेंस? शाबाश, बिल्कुल सही कहा, आगे बोलो। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन या पेप्टिडोग्लाइकन, आप जो भी इसे प्रोनाउंस करें, ग्लाइकन। अगेन एक्सेप्टेबल आंसर है। कौन बताना पसंद करेगा मुझे कि व्हाट इज पेप्टाइडोग्लाइकन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द यूकैरियोटिक सेल वॉल एंड प्रोकैरियोटिक सेल वॉल? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक सेल वॉल और प्रोकैरियोटिक सेल वॉल? जी जी बोलें। वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, बिल्कुल, जो प्लांट सेल reproduce की सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एज वेल एज पेक्टिन, जबकि बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ टू कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। व्हाट आर दोज? जल्दी जल्दी, व्हाट आर दोज? कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड। यस, कार्बोहाइड्रेट यानी कि पॉलीसैकेराइड एंड प्रोटीन, इन दोनों को मिला दो, कार्बोहाइड्रेट का आप ग्लूकोज मिला दीजिए और प्रोटीन का आप पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड मिला दें या प्रोटीन मिला दें, तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों को मिला के पेप्टाइडोग्लाइकन बन गया, जो कि सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की। इसके अलावा नेक्स्ट आंसर, ये सारे पॉइंट्स हैं जिसमें से कोई भी तीन आप सिलेक्ट करके अपने स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन में लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद अगेन जो चीज होगी जो नजर आ रही है, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ कैप्सूल। और आप सबको पता है कि कैप्सूल जो है वो कैसा होता है, दिस इज द स्लाइम लेयर, और जो है इसका काम ये होता है कि शाबाश बेटा, वेल डन, इट प्रिवेंट डिहाइड्रेशन सो दैट बैक्टीरिया कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। प्रेजेंस ऑफ कैप्सूल। लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्रेजेंस ऑफ, एक चीज भूल गए तुम लोग जो प्रोकैरियोट का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मिड। प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है, कौन बताएगा? स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ सर्कुलर लूप ऑफ डीएनए, बिल्कुल सही, स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ सर्कुलर लूप ऑफ डीएनए। और प्लाज्मिड यूज होता है एज अ वेक्टर फॉर द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक टेक्नोलॉजी एंड सम काइंड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। सो कितने पॉइंट्स हो गए अगर हम काउंट करें? 1 2 3 4 5 6 7, and here we have 3 points which we have to mention over here. कोई भी 3 पॉइंट आप यहां से उठाएंगे और आप अपने क्वेश्चन में स्टेट कर देंगे, द ऑर्गेनिज्म दैट कॉज ट्यूबरक्लोसिस इज अ प्रोकैरियोट, स्टेट 3 फीचर्स ऑफ प्रोकैरियोट। अच्छा, अगर गौर करो ना बेटा, तो इस क्वेश्चन के ना 2 अलग अलग पार्ट हैं। पहला पार्ट जो है वो सिर्फ एक जनरल इंफॉर्मेशन है, एक ऑर्गेनिज्म है जो कि ट्यूबरक्लोसिस क्रिएट करता है, जनरेट करता है, वो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, इट इज अ जनरल इंफॉर्मेशन। लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन आपका आगे से मेंशन हुआ है, स्टेट 3 फीचर्स ऑफ प्रोकैरियोट। तो आपको ए लेवल्स में इस तरह के भी क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें इनिशियल हिस्ट्री जो होगी क्वेश्चन की, दैट इज ओनली अ जनरल इंफॉर्मेशन, और एक्चुअल में सवाल जो है वो आपका 1 लाइन का बनेगा। कभी कभार स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन हमारे पास 5 to 6 लाइन के बड़े डिटेल स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस होते हैं। उन स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन में एक जनरल इंफॉर्मेशन होती है जो कि शुरू की लाइंस में मेंशन होती है, लेकिन असल सवाल जो होता है वो सिर्फ 1 लाइन के अंदर मौजूद होता है, एक पार्ट के अंदर मौजूद होता है। जैसे यहाँ पे भी जो एक्चुअल क्वेश्चन है वो है स्टेट 3 फीचर्स ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो यहाँ पे आप 3 मार्क का क्वेश्चन है, आप कोई भी आंसर लिख सकते हैं
यहाँ से उठाएंगे आप आंसर, कोई भी आपको 3 ऐसे आंसर जो कि को रिलेट कर रहे हो, वो आंसर आप जाके वहां पे स्टेट कर सकते हैं. यू हैव टू राइट डाउन द क्वेश्चन इन योर नोटबुक, इन योर स्पाइरल. आप क्वेश्चन लिख लीजिए, आपके सामने फीचर्स ऑफ प्रोकैरियोट्स मौजूद हैं, की पॉइंट्स मौजूद हैं. सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, अगर यहाँ तक क्लियर है तमाम बच्चों को. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मिस. ठीक है. अच्छा, कोशिश ये किया कीजिए स्टूडेंट्स कि आप लोग अपना माइक अनम्यूट करके मुझसे डायरेक्ट कम्युनिकेट किया करें, क्योंकि चैट बॉक्स देखना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है ड्यूरिंग द लेक्चर. अब आइए सेकंड क्वेश्चन पे, इसी स्लाइड में द फिगर 2.1. ओके, फिगर मैंने यहाँ पे शो नहीं की हुई, फिगर वाली स्लाइड मैं यहाँ पे नहीं शो कर सकी. द फिगर शोज 2 प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्टिंग द एडजेसेंट सेल्स. एक फिगर है जिसमें 2 प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्ट कर रहे हैं एडजेसेंट सेल्स को. डिस्क्राइब द रोल ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा इन ट्रांसपोर्ट इन प्लांट. यहाँ पे आपने क्या बताना है? जनरली फंक्शन बताना है आपने. क्वेश्चन अगेन 3 मार्क्स का, आपके पास 1 2 3 4 5 6 लाइंस आपको गिवन है. रोल ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा बताना है. एक चीज मैं आपको और थोड़ा सा गाइड करना चाहूंगी कि जब कभी भी मैं स्पेसिफिकली अपने सब्जेक्ट की बात करूंगी, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में भी ऐसा ही होता है. जब आप कोई आंसर लिखना शुरू करते हैं, आपका जो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस के जो भी आंसर होते हैं, डिटेल आंसर्स, एक्चुअली वो डिपेंड करते हैं अपॉन द वेटेज ऑफ इट्स कीवर्ड्स. अपने कीवर्ड्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि आंसर तो काफी डिटेल होते हैं बायो के अंदर, लेकिन उन आंसर्स में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जिन्हें कीवर्ड्स कहा जाता है. और ये कीवर्ड्स एक्चुअली एग्जामिनर को चाहिए. तुम पूरी हिस्ट्री भी लिख दोगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से रिलेटेड, प्लाज्मोडेस्माटा के स्ट्रक्चर से रिलेटेड एंड ऑल दैट, लेकिन अगर तुमने वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो कि उस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, अगर आपने वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स नहीं लिखे, वो कीवर्ड्स नहीं लिखे, तो एग्जामिनर को अपना मतलूबा आंसर नहीं मिलेगा, अपना रिक्वायर्ड आंसर नहीं मिलेगा. आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे. फिर आप बोलेंगे कि मैं तो पूरा आंसर लिख कर आया था, मैंने तो पूरी डिटेल लिखी थी, प्रोकैरियोट से रिलेटेड डिटेल लिखी थी, प्लाज्मोडेस्माटा से रिलेटेड डिटेल लिखी थी, या कोई भी और क्वेश्चन है उससे रिलेटेड लिखी थी, तो मेरे मार्क्स क्यों डिडक्ट हुए, मेरे मार्क्स क्यों नहीं अच्छे आ सके पेपर में? होता यह है कि समटाइम्स, क्योंकि बायोलॉजी इज इजी टू अंडरस्टैंड, तो आपके पास एक कंप्लीट डिटेल होती है इसके टॉपिक से रिलेटेड. वो डिटेल तो आप लिख देते हैं, लेकिन आप अक्सर मिस कर जाते हैं इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को यूज करना. तो वो कीवर्ड्स जो होते हैं वो एक्चुअली रिक्वायरमेंट होते हैं आपके क्वेश्चन की. इफ यू रिकॉल योर मेमोरी रिगार्डिंग ओ लेवल्स, तो आपने देखा होगा कि मार्किंग स्कीम जब आप चेक करते हैं ओ लेवल्स के अंदर भी थ्योरेटिकल पेपर की, जब आप मार्किंग स्कीम चेक कर रहे होते हैं, तो आपको वहां पे पैराग्राफ की शक्ल में आंसर्स नहीं मिलते, आपको वहां पे बुलेट्स की शक्ल में, कीवर्ड्स की शक्ल में मार्किंग स्कीम के अंदर आंसर्स लिखे हुए नजर आते हैं. इसका यही मतलब है कि दीज आर द रिक्वायर्ड कीवर्ड्स जो कि एग्जामिनर को चाहिए, और इन कीवर्ड्स की बेस पे यू कैन जनरेट योर ओन आंसर, यू कैन कंस्ट्रक्ट योर ओन आंसर. आप अपना आंसर खुद भी जनरेट कर सकते हैं. अब आइए यहाँ पे ये बात मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका जो स्ट्रॉन्ग एरिया होगा वो बायोलॉजी होगा. उन स्ट्रॉन्ग एरिया मतलब आपके पास सफिशिएंट नॉलेज होगी, जिसको इस छोटे से एरिया में 5 to 6 लाइन में इनक्लोज करके लिखना, ब्रीफ करके लिखना, शॉर्ट करके लिखना बच्चों के लिए समटाइम्स मुश्किल होता है, क्योंकि उनके पास एक डिटेल हिस्ट्री होती है अपने आंसर से रिलेटेड. लेकिन आपको उस डिटेल हिस्ट्री के अंदर जब तक आप कीवर्ड्स को मेंशन नहीं करोगे, कीवर्ड्स नहीं डालोगे, तब तक एग्जामिनर को अपना रिक्वायर्ड आंसर नहीं मिलेगा. ठीक है. सो ये मैंने आपको गाइडलाइन देनी थी. आ जाइए अपने आंसर के ऊपर. डिस्क्राइब द रोल ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा इन ट्रांसपोर्ट इन प्लांट. सबसे पहले तो हम यहाँ पे मेंशन कर दें, हम आंसर लिखने जा रहे हैं रोल ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा. रोल ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा याद है किसी को क्या होता है प्लाज्मोडेस्माटा? यस मिस. गुड. It's a pore-like structure in the cell wall which allows the strands of cytoplasm. शाबाश. साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स होती हैं
कम्युनिकेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं, किसको कनेक्ट करते हैं जी, एक प्लांट सेल को दूसरे प्लांट सेल से। तो ऐसा करते हैं कि हम इसे अगेन पॉइंट वाइज लिखते हैं। पॉइंट वाइज अगर हम लिखने लगे तो आप क्या लिखोगे कि दे अलाउ कम्युनिकेशन और सिग्नलिंग बिटवीन टू एडजेसेंट प्लांट सेल। क्या ये आंसर हो सकता है इसका? क्या ये पॉइंट हो सकता है इसका? दे Yes. अलाउ कम्युनिकेशन और सिग्नलिंग बिटवीन टू एडजेसेंट प्लांट सेल। अलाउ, थोड़ा सा गैप देके लिखती हूँ रुको। अलाउ कम्युनिकेशन और यू कैन से दैट सिग्नलिंग, क्योंकि एक सेल से दूसरे सेल में सिग्नल भी ट्रांसमिट होते हैं। अलाउ कम्युनिकेशन और सिग्नलिंग बिटवीन टू एडजेसेंट प्लांट सेल्स। ओके जी, ये भी हमारा एक्सेप्टेबल। अच्छा, ये जो ए लिखती जा रही हूँ दैट इज अगेन फ्रॉम योर मार्किंग स्कीम, क्योंकि वहां पे भी एक्सेप्टेबल लिखा हुआ है, ठीक है। ओके जनाब, अब और क्या काम होता है प्लाज्मोडेस्माटा का? कम्युनिकेशन करता है, सिग्नलिंग करता है, और रोल की बात हो रही है यहाँ पे, स्ट्रक्चरल अपीयरेंस की बात नहीं हो रही, वरना हम जरूर लिखते कि दीज आर द फाइन साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स इन बिटवीन द प्लांट सेल, क्योंकि ये स्ट्रक्चर से रिलेटेड पॉइंट हो गया, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड है। लेकिन यहाँ पे तो हमें रोल की बात करनी है, फंक्शन की बात करनी है। दूसरा क्या फंक्शन हो सकता है? प्लाज्मोडेस्माटा अगर एक प्लांट सेल को दूसरे प्लांट सेल से कनेक्ट कर रहा है तो किस मकसद के लिए कनेक्ट कर रहा है? कोई मकसद होगा ना, कोई रीजन होगा। क्या रीजन होगा? Miss, they allow water transportation and क्या कहते हैं soluble substance transportation. एक्सीलेंट मेरा बच्चा, एक्सीलेंट। दे अलाउ ट्रांसपोर्ट। इसी तरह से आंसर दें, बेशक आपका आंसर गलत हो रहा है, कोई मसला नहीं है, गलत आंसर देंगे तो सही आंसर लिखना आएगा, सही आंसर को जज करना आएगा बेटा आप लोगों को, ठीक है। जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे ना क्लास के अंदर, वी हैव अ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हियर, हमारे पास एक अच्छी खासी तादाद है यहाँ पार्टिसिपेंट्स की, लेकिन बोल रहे हैं सिलेक्टिव 2-3 ही बच्चे, जिनकी आवाज में अब इजीली रिकॉल भी कर सकती हूँ, रिकग्नाइज भी कर सकती हूँ। तो आप सब पार्टिसिपेट करो, गलत बोल रहे हो सही बोल रहे हो कोई मसला नहीं, लेकिन आप बोलो एटलीस्ट, ताकि आप मेंटली भी अलर्ट रहो कि हाँ जी ये आंसर हो सकता है या ये आंसर नहीं हो सकता, कोई ऐसा मसला नहीं है। अलाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, इसी के साथ हम कर सकते हैं सुक्रोज। सुक्रोज कौन सा मैक्रोमोलिक्यूल है? कौन सा मैक्रोमोलिक्यूल है सुक्रोज? किसी को पता है? ओ लेवल्स की डिटेल पूछ रही हूँ मैं पूछती रहूंगी पूरे साल इसी तरह से, ताकि आपको एटलीस्ट याद रहे आप क्या पढ़ के आ रहे हो। सक्रोज बिलोंग्स टू विच मैक्रोमोलिक्यूल? ये किस मैक्रोमोलिक्यूल का पार्ट है सक्रोज? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की कौन सी ब्रांच है? डाइसैकेराइड। कौन सी ब्रांच है? डाइसैकेराइड, ठीक है। So plasmodesmata may allow the communication or connection between two adjacent plant cell. It allows transport of water, sucrose, amino acid, ion or mineral from cell to cell or between the cells. आप ये दोनों बातें लिख सकते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में वाटर की मूवमेंट को, सक्रोज, अमीनो एसिड, आयंस और मिनरल, सबकी मूवमेंट एक प्लांट सेल से दूसरे प्लांट सेल में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करता है अपने कंटेंट की, अपने मटेरियल की, ताकि सिर्फ तमाम चीजें एक ही प्लांट सेल के अंदर इनक्लोज ना रह जाएं, बल्कि वो दूसरे प्लांट सेल के अंदर भी मूव ऑन हो सकें, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करें प्लाज्मोडेस्माटा की, किसी भी दो एडजेसेंट प्लांट सेल की, तो हम कोई एग्जाम्पल भी यहाँ पे दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ डिटेल लिखें, आप यहाँ पे कोई एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। और एग्जाम्पल क्या हो सकती है कि एज वी ऑलरेडी नो कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? लीव्स में। लीव्स के स्पेशलाइज्ड सेल्स को क्या कहा जाता है? मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस हुआ, पैलिसेड के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, स्पंजी मीजोफिल सेल्स में फोटोसिंथेसिस होता है। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ और फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट बन गया।
फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट बन गया। वो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट जिसमें वाटर भी मौजूद है, मिनरलाइन भी मौजूद है, मिनरल सॉल्ट भी मौजूद है, ग्लूकोज भी मौजूद है, जिसको आप कॉमनली सेलसैप कहते हैं। कॉमनली आप क्या कहते हैं? सेलसैप कहते हैं। क्या ये फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट या ये जो फूड ऑफ प्लांट है या ये सेलसैप है, इट विल ऑलवेज बीइंग प्रेजेंट इन मेसोफिल सेल्स और लोकलाइज इन मेसोफिल सेल्स? क्या ये सिर्फ मेसोफिल सेल्स में ही रहेगा और इट विल डिस्ट्रीब्यूट टू ऑल द अदर प्लांट सेल्स एज वेल? ये दूसरे प्लांट सेल्स में भी जाएगा? बताइएगा प्लीज। क्या ये सिर्फ एक मेसोफिल सेल के अंदर ही रहेगा, एक ही लीफ के अंदर रहेगा फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट, या ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा एक प्लांट सेल से दूसरे प्लांट सेल में? जी बेटा, ये लोकलाइज होगा या डिस्ट्रीब्यूट होगा? इट विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। एक्सीलेंट सैयद सबीर नासिर, एक्सीलेंट सैयद जाफरी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब जब हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं ना, कि कनेक्शन हो रहा है एक प्लांट सेल का दूसरे से, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कर रहा है, अमीनो एसिड कर रहा है, ग्लूकोज कर रहा है, तो एक्चुअल में ये फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट बनती कहाँ है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम मेसोफिल सेल्स, जो कि लीफ का पार्ट है, पैलिसेड मेसोफिल सेल, स्पंजी मेसोफिल सेल्स, टू द, अगर आपको याद हो, कंपेनियन सेल ऑफ जाइलम लिखूं या फ्लोएम लिखूं? कंपेनियन सेल्स ऑफ जाइलम लिखूं या फ्लोएम लिखूं? जल्दी से बताइए। मेसोफिल सेल्स, लीफ के सेल से फ्लोएम, शाबाश, फ्लोएम लिखेंगे हम। मेसोफिल सेल्स यानी लीफ के सेल से ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, सक्रोज और अमीनो एसिड स्टार्ट होता है और चला जाता है कंपेनियन सेल्स ऑफ फ्लोएम में, so that phloem is responsible to transport equally, to distribute equally cell sap from one part of plant towards another. Again it is acceptable, जाके past paper में आप देख लीजिएगा। Allow connection or signaling between two cells, allow transport of water or sucrose amino acid. It transport from mesophyll cells like it transport from mesophyll cells of leaf to the companion cells of phloem. इस तरह से आपने इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि अगेन 3 मार्क्स का है, आपने यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स लिख दी और तीनों स्टेटमेंट्स में आपको क्या मिल रहा है? कीवर्ड मिल रहा है। कीवर्ड कहाँ मिल रहा है आपको? ये देखें जनाब, दिस इज, ये क्या है? कम्युनिकेशन, कनेक्शन इज द फर्स्ट कीवर्ड। कम्युनिकेशन और कनेक्शन इज द फर्स्ट कीवर्ड, ठीक है? ये क्या है? आपका कीवर्ड है, कम्युनिकेशन और कनेक्शन। उसके बाद सेकंड कीवर्ड क्या हुआ? ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट किसकी? इन तमाम सब्सटेंसेस की, ट्रांसपोर्ट। फिर आप थर्ड कीवर्ड, एनी एग्जांपल, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, फ्रॉम वन प्लांट सेल टू अनदर, फ्रॉम फ्लोएम सेल्स टुवर्ड्स द रूट हेयर सेल, क्योंकि फ्लोएम से रूट हेयर सेल के वैक्यूल में भी सेल सैप जाता है, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट जाता है। मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया जहाँ पे फोटोसिंथेसिस इनिशिएट करता है, मेसोफिल सेल्स ऑफ लीफ, और जहां पे जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कंपेनियन सेल्स ऑफ फ्लोएम। These are the 3 statements. Both the 3 statements contain 3 keywords जिसके एग्जामिनर को डिमांड होती है, रिक्वायरमेंट होती है। यहां तक अंडरस्टैंड कर लिया? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सबीर नासिर, आपका आंसर मैं कंटिन्यूसली चेक कर रही हूँ बेटा। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है इन दोनों क्वेश्चन में? क्योंकि इसी से रिजेंबल करता हुआ एक और सवाल आपको दिखाने जा रही हूँ। कुछ पूछना है आपको पार्टिसिपेंट्स? अबीहा, अलीना, फिजा, आयशा, अरीबा, अरामेश, रयान, सबीर और जाफरी, मेरे ख्याल में आयान नाम है ना आपका, सैयद जाफरी? ठीक है बेटा, सही। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब मैं यहाँ आंसर नहीं बताऊंगी, मैं यहाँ पे आपसे कहूंगी यू हैव टू अनम्यूट योर माइक एंड गिव मी द आंसर। सबसे पहले ये पिक्चर देखो गौर से, ये क्या है? ये क्या बना हुआ है? क्वेश्चन नहीं दिखा रही, ये कौन सा सेल बना हुआ है? Which organism is this? Which cell is this? प्रोकैरियोट। ओके, सिर्फ एक आंसर आया मेरे पास, बाकी बच्चे प्रेजेंट नहीं है क्लास में। Which organism is this? प्रोकैरियोट।
अब दिखा रही हूं मैं क्वेश्चन. द फिगर शोज अ बैक्टीरियल सेल डिवाइडिंग बाय बाइनरी फिजन. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू के प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि बैक्टीरियल सेल फास्टेस्ट रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं. लेकिन यहाँ ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन कहलाती है, माइटोसिस नहीं कहलाती. रीजन मैं दे चुकी हूँ. माइटोसिस न्यूक्लियर डिवीजन है, बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होता, तो माइटोसिस नहीं कहलाएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन कहलाएगा. क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? विद रेफरेंस टू द फिगर दिस state 3 structural features of prokaryotic cell that are not shown by eukaryotic cell. यानी कि बैक्टीरियल सेल के कोई भी 3 स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चरल फीचर बताओ जो कि यूकैरियोटिक सेल का पार्ट नहीं होते. यानी कंपैरिजन करके देना है आपको आंसर. वो फीचर बताने हैं, स्ट्रक्चर जो वो ऑर्गेनल बताने हैं, वो स्ट्रक्चरल फीचर बताने हैं आपको जो कि प्रोकैरियोट का तो पार्ट है बट यूकैरियोट्स का पार्ट नहीं है. अगेन क्वेश्चन गौर से देख लो, क्योंकि मैं अब स्लाइड अपनी चेंज करूंगी. हम आंसर लिखेंगे according to your statement. With reference to figure 1.1, state 3 structural feature of prokaryotic cell that are not shown by eukaryotic cell. यूकैरियोटिक सेल बना हुआ नहीं है, उन्होंने आपको सिर्फ यहाँ पे क्या दे दिया है, एक रेफरेंस कोट कर दिया है कि वो फीचर्स बताओ प्रोकैरियोट के जो कि यूकैरियोट्स का पार्ट नहीं होते. 3 मार्क का क्वेश्चन है. यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगी स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ प्रोकैरियोट. रुक जाओ एक मिनट. ओके जी. स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ प्रोकैरियोट. स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ प्रोकैरियोट. ठीक है. ओके भाई, आ जाइए नेक्स्ट स्टेटमेंट पे. कौन कौन से 3 स्ट्रक्चरल फीचर्स होंगे अब बताओ, बताना शुरू करो. सेल वॉल. जी. स्ट्रक्चरल फीचर में सेल वॉल. हाँ रैयान, क्या मतलब सेल वॉल? क्या प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल दैट इज मेड अप ऑफ. नहीं मिस, मैंने नहीं बोला सेल वॉल. अच्छा, फिर कौन बोल रहा था ये? जी बेटा बताइए, जल्दी से बताइए, टाइम नहीं है हमारे पास, क्लास ओवर हो जाएगी हमारी. स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ प्रोकैरियोट. सबसे पहले कर लेते हैं हम सेल वॉल. एंड सेल वॉल मेड अप ऑफ, शाबाश, याद हो जाना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन. ये हो गया हमारा पहला पॉइंट. ठीक है. दूसरा स्ट्रक्चरल फीचर बताओ जल्दी से. प्रेजेंस Inner ऑफ, folding of the cell membrane. Mesosomes. प्रेजेंस ऑफ मीजोसोम. ठीक है, मीजोसोम. अगेन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रक्चरल फीचर. शाबाश बेटा, किसने कहा ये? आयशा. आयशा, एक्सीलेंट. प्रेजेंस ऑफ कैप्सूल. ये सारे पॉइंट्स में लिखती जा रही हूँ. इट्स अप टू यू, आप कौन से 3 पॉइंट्स जो हैं वो इसमें से सिलेक्ट करोगे, क्योंकि मार्क जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का है. ठीक है. सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, प्रेजेंस ऑफ मीजोसोम, प्रेजेंस ऑफ कैप्सूल, ये सारे कीवर्ड्स हैं. इसके अलावा आप लिख सकते हैं अगेन प्रेजेंस ऑफ एक्सपोज डीएनए. बिल्कुल 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 बिल्कुल. प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मिड के बाद सारे प्रेजेंस एक साथ लिख दिए हमने. उसके बाद आप लिख सकते हैं सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डीएनए एक्सपोज्ड, बिल्कुल सही कहा आपने, ऑन साइटोप्लाज्म. और इसके अलावा स्ट्रक्चरल अपीयरेंस में ये भी हो सकता है. सॉरी, जोर से बोलना बेटा. प्रेजेंस ऑफ फ्लैजुला. प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला, बिल्कुल जबरदस्त आंसर. प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिलम. फ्लैजिलम लिख देते हैं या फ्लैजिला, इट्स अप टू यू, जो भी लिखो आप. फ्लैजिला. और किसने हमें आंसर दिया है चैट पे, ये भी देख लेते हैं. ओके अयान, ठीक है अयान, आई गॉट योर पॉइंट. और
प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला के बाद ये भी तो लिख सकते हैं नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, ये नहीं लिख सकते हम लोग स्ट्रक्चरल फीचर में? नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नो न्यूक्लियर एनवेलप, और इसके अलावा नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अलावा एक और पॉइंट भी हो सकता है, नो न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस भी नहीं होता, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नो न्यूक्लियोलस। और एक लास्ट बट नॉट लीस्ट 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इतने सारे हमने की पॉइंट्स अपने पास लिख लिए हैं। नो मेम्ब्रेन बाउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था वैसे, बाय द वे तुम लोग मिस कर गए। नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, वो कोई भी ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होंगे प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में जिनकी मेम्ब्रेन होती है, मैं बता चुकी हूँ। कोई भी ऐसा ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होगा बैक्टीरिया में जिनकी मेम्ब्रेन होती है। सो नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट। स्ट्रक्चरल फीचर कितने लिख लिए भाई हमने? बहुत सारे लिख लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्ट्रक्चरल फीचर्स में से यू मे सिलेक्ट एनी ऑफ द 3। कोई भी 3 आप सिलेक्ट करके यहाँ पे अपना आंसर लिख सकते हैं। मैंने प्रोकैरियोट से रिलेटेड, यस बेटा बोलो बेटा। Miss, can we also include it doesn't contain chromatin? Yes, you can say that it doesn't contain chromatin, बिल्कुल लिख सकते हैं आप, इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन क्रोमैटिन एक्चुअली फिर बात हो जाती है कि डीएनए, तो डीएनए तो है ना, क्रोमैटिन का मतलब है डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, तो डीएनए तो है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया सर्कुलर डीएनए एक्सपोज ऑन साइटोप्लाज्म। तकरीबन एक ही जैसी बात हो जाएगी कि आप लिखने सर्कुलर डीएनए एंड नो क्रोमैटिन, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं है, तो ये दोनों एक ही जैसी बात हो जाएगी। 7 to 8 की पॉइंट्स में से कोई भी 3 आप सिलेक्ट करें और अपना आंसर लिखें। होपफुली आपको प्रोकैरियोट से रिलेटेड थोड़े थोड़े से क्वेश्चन समझ आए होंगे कि क्वेश्चन आपको स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन किस तरह से आता है। आसान है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना गाइस, तो आप लोग इजीली कैरी कर सकते हैं इसे, ठीक है। सो ये तो हमने किए 2 से 3 क्वेश्चन। मेरे पास एक और क्वेश्चन था बट इट विल टेक सम मोर टाइम, और हमारे पास टाइम नहीं है। इंशाल्लाह ताला सैटरडे की क्लास का मैं अनाउंसमेंट फ्राइडे को कर दूंगी ग्रुप पे कि किस टाइम पे आपकी एक्स्ट्रा क्लास होगी। स्पेशली मैं न्यू स्टूडेंट से कहूंगी कि वो जरूर आप क्लास अटेंड करें, ताकि जो प्रीवियस आपकी चीजें मिस हो गई हैं आपका वहां से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और नेक्स्ट क्लास हमारी होगी इंशाल्लाह ताला फिजिकल, होपफुली फिजिकल, और देन वी विल स्टार्ट द टॉपिक ऑफ अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एन एनिमल सेल। हम एनिमल सेल का टॉपिक स्टार्ट करेंगे और तमाम ऑर्गेनल को डिटेल में करेंगे। बेटा देख लो कितने सारे ऑर्गेनल हैं। लाइक वी नॉट ओनली हैव न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया एज वी हैव डिस्कस प्रीवियसली, हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनल हैं। हमारे पास गोल्जी एपरेटस है, सिक्रेटरी वेसिकल्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी 2 पार्ट हैं, वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मजे की बात है न्यूक्लियस भी सिंपल न्यूक्लियस नहीं है, इट कंटेन न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर पोर, ये तमाम चीजें हम डिटेल में करेंगे डिस्कस। एक एक ऑर्गेनल सेलेक्ट करेंगे, उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन करते जाएंगे। फिजिकल होगा तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, अदरवाइज अगर ऑनलाइन भी हुआ तो यू हैव टू राइट डाउन द की पॉइंट्स फ्रॉम योर लेक्चर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको बेटा? आज का लेक्चर कुछ पूछना है, कोई बात, कोई Yes, क्वेश्चन miss. आप कर सकते हो, कुछ पूछना है आप लोगों को? कैन वी राइट अबाउट सेंट्रियोल? सबीर, अबाउट सेंट्रियोल वेयर इन प्रोकैरियोट? आप किसकी बात कर रहे हो कि कैन वी राइट अबाउट सेंट्रियोल? सेंट्रियोल इज अगेन वेरी सेपरेट और इंडिविजुअल स्पेशलाइज ऑर्गेनल ना, ये हमारा एक अलग से पार्ट है सेंट्रियोल, तो इसको हम अलग से डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रोकैरियोट में सेंट्रियोल का काम नहीं है, प्रोकैरियोट में सेंट्रियोल का काम नहीं है सबीर, ठीक है। सो होपफुली गाइज आपको आज का जो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करना हुआ, फर्स्ट टाइम हमने किया, वो समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास हमारी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हम एक एक ऑर्गेनल के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को डिस्कस करेंगे। कोशिश कीजिएगा बच्चा कि आपकी क्लासेस मिस नहीं हो, कोई भी एक ऑर्गेनल, कोई भी एक पार्ट आप मिस कर देंगे तो नेक्स्ट क्लास में फिर आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं हो सकता। सही है, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ मिस।
अल्लाह हाफिज।